हेलो बच्चों, सार्वजनिक सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th सीबीएसई के ज्योग्राफी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का हमने पिछला दो लेक्चर में हमने कुछ पार्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग आज शुरू करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया आपको कि हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, ठीक ना। और इस रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया में हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। कितना स्टेप्स पढ़े थे? 3। और इस तीनों को हमने केवल थोड़े बहुत डिस्कस किए हुए थे। जैसे कि हम आइडेंटिटी के बारे में बताया था, फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। आज हम लोग इन तीनों को काफी बेहतर तरीके से डिफाइन करके पढ़ेंगे कि इन तीनों में पढ़ने क्या है। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कि आइडेंटिफिकेशन एंड इनोवेटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, जो कि पहला जो इंडिया का जो प्लानिंग जो स्टेप है वो आइडेंटिफाइंग है। इसीलिए हम इंडिया में, है ना, पूरे इंडिया के जितने भी अलग अलग क्षेत्रों की मैं बात करूं वहां पे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम 3 चीजें यूज करते हैं, जिसमें पहला है सर्वे करना, जिसको हम सर्वेइंग बोलते हैं। दूसरा है मैपिंग करना, उस एरियाज को, है ना, उस एरियाज के लोकेशन को ट्रैक करना। और तीसरा है ना, क्वालिटेटिव, मतलब जो है वहां पे कितनी क्वालिटी के रिसोर्सेस हैं। इन तीनों चीजों को हम देखते हैं और इन तीनों चीजों का यूज करते हैं रिसोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आइडेंटिफिकेशन समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे ये चीज पूरा किए, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इंडिया के जो रिसोर्सेस प्लानिंग का दूसरा स्टेप था, जिसमें हमने देखा कि प्लानिंग स्ट्रक्चर है। और इस प्लानिंग स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि इवॉल्विंग, है ना, प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, है ना, स्किल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले हम प्लानिंग स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ, है ना, उस प्लानिंग स्ट्रक्चर के लिए हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी तैयार करते हैं। उस प्लानिंग स्ट्रक्चर के लिए हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी तैयार करते हैं, ताकि हम उस इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स और टेक्नोलॉजिकल स्किल का उपयोग करते हुए हम बेहतर तरीके से, है ना, उस रिसोर्सेज के बारे में हम जानकारी ले पाते हैं और, है ना, बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक, और इसके लिए जितने भी हमने यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल देखा, है ना, इंडस्ट्रियल सेटअप देखा, इन दोनों चीजों को हम इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके लिए, है ना, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, है ना, और जितने भी जो है ना हमारे डेवलपमेंट प्लान है रिसोर्सेज के लिए, उन सभी में हम इन दोनों को यूज करते हैं। किस दोनों को यूज करते हैं? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को, ठीक ना। तो हमने यहाँ देखा कि प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने, है ना, 2 चीज यूज करते हैं, जिसको हम लोग 2 की पॉइंट बोल सकते हैं, जिसमें पहला है ना अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल है और दूसरा है ना इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। और इन दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं? ना रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान में, है ना। रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान में हम इन दोनों स्किल्स को, है ना, या मैं बात करूं अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल को या मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल सेटअप को, इन दोनों को यूज करते हैं हम। इसलिए तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरा हम देखेंगे, तीसरा स्टेप जो कि रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया की है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखेंगे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक ना। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जैसे ही जो है हम ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान की मैं बात करते हैं, मैं यहाँ बात करता हूँ, वैसे ही हम यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर भी बात करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर
है ना। कहने का मतलब है कि अगर ओवरऑल रिसोर्सेस का डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए हम दोनों को मैच करते हैं, नेशन डेवलपमेंट प्लान को और है ना ओवरऑल डेवलपमेंट रिसोर्सेस को। और जैसे ही ये मैच होती है तो वहां से डेफिनेटली जो है ना इंडिया के प्लान और इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रोथ करती है। तो ये चीजें हमने यहाँ देखा कि जो इंडिया में जो प्लानिंग रिसोर्सेस का जो है प्लानिंग है वो 3 स्टेप में किए गए हैं और इन तीनों स्टेप को हमने एक एक करके बेहतर तरीके से जाना। अब हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इस टॉपिक में हम विशेष कर ये जानेंगे कि भारत में है ना जो रिसोर्सेस हैं ना वो रिसोर्सेस कितनी क्वांटिटी में है ना और कितनी क्वालिटी में है ना, इन सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है, मतलब जो है ना जो रिसोर्सेस हैं उनकी पर्याप्तता है ना अलग क्षेत्रों में कितनी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। जैसे कि मैं यहाँ बात करूं कि necessary for the development but merely available of resources in absence of technology and institution may hinder development। कहने का मतलब ये है कि ये नेसेसरी है ना फॉर डेवलपमेंट के लिए कि रिसोर्सेस को होना जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि बट लेकिन merely availability of resources in the absence of technology, केवल जो है ना केवल यहाँ पे रिसोर्सेस का अवेलेबल होना है ना और absence of टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होना और इंस्टीट्यूशनल सेटअप तैयार नहीं होना, ये सारे के सारे बाधा बनते हैं। किस में बाधा बनते हैं, डेवलपमेंट में है ना। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेस मेरे पास पर्याप्त है लेकिन उस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए न ही हमारे पास टेक्नोलॉजिकल स्किल है और न ही है ना हमारे पास किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। इसीलिए है ना हम यहाँ पे अगर ये दोनों नहीं रहता है ना, अगर ये दोनों नहीं होता तो हम जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को ह्यूज अमाउंट में होने के बाद भी हम जो है उस रिसोर्सेज के लिए डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को बेहतर डेवलपमेंट होने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है और जो कि हमने अभी है ना यहाँ इस वाले पॉइंट में अभी हमने देखा। फिर बोले कि अब यहाँ पे हाउ ये कैसे होता है, तो बोले कि रिच इन रिसोर्सेस बट बोले कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होते हैं लेकिन है ना अगर वहाँ पे इकोनॉमी बेहतर नहीं हो तो वो रिसोर्सेस का उपयोग बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रिच इन रिसोर्सेस बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जहाँ पे रिसोर्सेस ज्यादा है लेकिन वहाँ पे क्या है ना आर्थिक रूप से वो कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर कहने का मतलब है कि ना उनके पास बेहतर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल स्किल है, ना ही किसी तरीके से उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए या इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। तो ये चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ रिसोर्सेस बहुत सारे हैं है ना, लेकिन उस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए हमारे पास इकोनॉमी नहीं है ना, अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से हम लोग वहाँ उस रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पुअर रिसोर्सेस बेस बट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पे है ना जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का आधार काफी ज्यादा पुअर होने के बाद है ना पुअर होती है लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल स्किल और है ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हाई होती है। तो ये वैरी करती है इंडिया में, जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से है ना अवेलेबल है। तो जहाँ पे रिसोर्सेस ज्यादा है तो वहाँ की इकोनॉमी कमजोर है और जहाँ पे है ना जहाँ पे पैसा है ना जो इकोनॉमिक तरीके से मजबूत है वहाँ पे है ना रिसोर्सेस का बेस कमजोर है। तो ये चीजें जो है वैरी करती है ना पूरे इंडिया में जगह टू प्लेस टू प्लेस। ओके, तो ये चीजें हमने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस
होने के बावजूद भी हम कैसे उस रिसोर्सेज को उपयोग नहीं कर पाते हैं, या अगर है ना मतलब टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ज्यादा होने के बाद भी हम जो है ना उस रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाते हैं। रीजन बस ये है कि वहां पे पुअर बेस रिसोर्सेज हैं। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। अब है ना हमने देखा कि कंजर्वेशन हमारे रिसोर्सेस है ना हमारे लाइफ में है ना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस, अब हम इस रिसोर्सेस को बचाएंगे कैसे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कुछ जो है ग्रीडी लोग, कुछ जो है सेल्फिश लोग अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लगातार कंटिन्यूअसली तरीके से एक्सप्लोटेशन करते हैं रिसोर्सेज का, जो कि है ना कुछ लोगों के हाथों में उस रिसोर्सेज को यूज करने के बाद से इकोनॉमी काफी ज्यादा हाई हो जाती है, और जो लोग है ना जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास है ना रिसोर्सेज का यूज केवल अपने दैनिक जीवन को सरवाइव करने के लिए कर पाते हैं, है ना। इस तरीके से सोसाइटी दो ग्रुप में बढ़ जाता है ना, जिनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करता है और उससे जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन दूसरे साइड की मैं बात करूं कि जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, और उस टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण से उस रिसोर्सेज का केवल अपने जो है नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उपयोग में लाता है और इकोनॉमी उसकी कमजोर हो जाती है ना। तो ये चीजें जो है इनके दोनों के बीच जो है काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होती है। इसीलिए जो है हमें है ना इस रिसोर्सेस को कंजर्व करने की जरूरत है, इस रिसोर्सेस को बचाने की जरूरत है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी ने है ना क्या बोला है ना किसके प्रति, है ना रिसोर्सेस को बचाने के प्रति, है ना रिसोर्सेस को कैसे बचाया जाएगा, इनका विचार क्या था। इस विचार के बारे में हम लोग यहाँ इसमें जानते हैं कि देयर इज इनफ। ये जो अभी जो है ये जो वर्ड लाइन है ना, ये किसकी थॉट है, महात्मा गांधी के। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देयर है ना इज इनफ फॉर एवरी बडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीडी। कहने का मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेस इतना ज्यादा है ना कि जितने भी लोग है ना इस नेशन में रहते हैं उन सारे लोगों की जरूरतों को वो पूरा कर सकता है, लेकिन है ना वो लालची नहीं होनी चाहिए, वो सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए है ना वो दोहन ना करे। तो रिसोर्सेस इतनी ज्यादा हमारे देश में है कि जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों की नीड को पूरा कर सकती है। तो ये चीजें जो है ना ये जो विचारधारा है वो महात्मा गांधी का है, जो कि है ना ये 100% वर्क करता है और 100% ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। लेकिन है ना इन्होंने है ना इस बात को भी बोला कि है ना अगर लोग है ना इसके प्रति अपने सेल्फिशनेस और अपनी ग्रेडीपन ना दिखाए तो डेफिनेटली जो है दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों की नीड को है ना पूरा कर सकते, इतनी ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेस हैं। अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं है ना तो वर्ल्ड वाइड में भी रिसोर्सेस ह्यूज अमाउंट में है, लेकिन है ना चंद आदमियों के हाथों में ही है ना सारे के सारे रिसोर्सेस और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण से उसका कंटिन्यूअसली तरीके से दोहन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे आते हैं कि ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव nature of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level। कहने का मतलब है कि जिस प्लेस पे यहाँ है ना जो लालची लोग हैं और जो स्वार्थी लोग हैं है ना, ये लालची और स्वार्थ व्यक्ति जो कि है ना एक्सप्लोटेशन करते हैं नेचर में है ना, और किसका उपयोग करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। करने का मतलब जो लोग लालची होते हैं और सेल्फिश होते हैं है ना, ये लोग अपनी सेल्फिशनेस और अपनी ग्रेडी को है ना फुलफिल करने के लिए कंटिन्यूअसली तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नेचर से रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करते हैं।
जो कि ये रूट कॉज बनता है ना, ये क्या बनता है, रूट कॉज बनता है, मतलब मेन कारण बनता है रिसोर्सेस डिप्लेशन का, रिसोर्सेस दोहन का, है ना। एक्ट हो रहा है कि ग्लोबल लेवल, ओके, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये कारण बनते हैं, है ना, किस चीज का, रिसोर्सेस का डिप्लेशन का, जो कि जो कुछ जो चंद लोग जो सेल्फिश और ग्रेडी लोग होते हैं उन लोगों से। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेस का डिप्लेशन होता है। इसका जो मेन कॉज है ना, लालची व्यक्ति और, है ना, सेल्फिश व्यक्ति, जो कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कंटिन्यूअसली नेचर में स्थित जितने भी रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस का मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, है ना, उसका दोहन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अगले टॉपिक में हमने जहां से छोड़ा था, है ना, वहां से हम लोग अगला टॉपिक में आते हैं, क्योंकि स्लाइड भर चुके थे जिसके कारण से इसको रब करने के बाद से, है ना, नेक्स्ट टॉपिक लिखे गए हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल, नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का कि इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, यह अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस को कंजर्व करने में उन्होंने कितनी प्रयास की, है ना, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केवल यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, है ना, बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे इस वाले टॉपिक में इंटरनेशनली तरीके से रिसोर्स को कैसे बचाया जाए। तो जैसे कि क्लब ऑफ रोम की मैं बात करूं, जहां पे रोम ने भी, है ना, यहाँ पे रिसोर्सेस को कंजर्वेशन करने में बहुत ज्यादा अपना रोल निभाया, जिसमें इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, है ना, इन्होंने क्या बनाया, इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया, और यह एक्टिव हुआ, मतलब जो है ये ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया कब, 1968, है ना। इन्होंने कब काम करना शुरू किया, 1968 को, है ना। कहने का मतलब है कि क्लब ऑफ रोम, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज वर्क, है ना, व्हिच वाज वर्क 1968 to collect information, है ना, of the global level, and all resources use how many qualities of that resources। ओके, ये सारे के सारे एक कलेक्ट करने का इन्होंने काम किया, कौन, क्लब ऑफ रोम। ओके, दूसरा है कि गांधीयन फिलोसफी, है ना, वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय, है ना, सुमेचर इन हिज बुक, है ना, अ स्मॉल ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो है सुमेचर का जो बुक था, है ना, जिसको जो है अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल बोला, जो कि 1974 में लिखा गया था। जो कब लिखा गया, 1974 में लिखा गया। इन्होंने, है ना, जो सुमेचर ने, है ना, अपने बुक में क्या कहा, जितने भी जो है गांधीयन फिलोसफी है ना, गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमेचर इन हिज बुक अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और, है ना, गांधीयन फिलोसफी, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि गांधीयन फिलोसफी ने रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए, है ना, बहुत अच्छा उन्होंने लाइन लिखी। उनकी विचारधारा को हमने पिछले स्लाइड में पढ़े थे। इसमें हमने ये देखा कि जो सुमेचर है ना, ये सुमेचर के द्वारा, इनके बुक के द्वारा, है ना, गांधीयन फिलोसफी को एक बार पुनः, है ना, रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड वाइड। ओके, तो इसमें जैसे कि जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। इस ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने भी, है ना, रिसोर्सेस के कंजर्वेशन में इन्होंने अपना बहुत सारी भूमिका निभाई। जैसे कि इस ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट के अनुसार, है ना, यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार, है ना, यहाँ पे विशेषकर जोर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और, है ना, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज को। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज को बचाने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे काम किए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से किए। जैसे कि अभी हमने देखा क्लब ऑफ रोम देखा, है ना, उसके बाद से जो है सुमेचर ने अपना बुक के माध्यम से अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि 1974 में पब्लिश किया। इसके माध्यम से भी
रिसोर्सेस को कंजर्वेशन करने के लिए उन्होंने जोर दिया। तीसरा हमने देखा कि ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कि 1987 से काम करना शुरू किया, और ये ब्रुटलैंड कमीशन थे ना कुछ सब्जेक्ट के ऊपर जो है विशेष काम किया, जिसमें पहला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इनका जो बुक था थे ना, इन्होंने अपने बुक में थे ना आवर कॉमन फीचर ब्रुटलैंड रिपोर्ट के द्वारा जो बुक लिखी गई थे ना, जिसमें जिस बुक का नाम था आवर कॉमन फीचर, और इस आवर कॉमन फीचर में थे ना इस बुक में विशेषकर किसके डेवलपमेंट की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, और थे ना रिसोर्सेस के कंजर्वेशन के ऊपर जो है बात की गई इस बुक में। और ये बुक किसकी है, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट की, जो कि 1987 में थे ना इस कमीशन को लाया गया था, और इसके द्वारा जो है ये बुक में लिखा इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई। दूसरा हम देखेंगे कि अर्थ समिट थे ना एट रियो डी जेनेरियो थे ना इन ब्राजील थे ना, इन ब्राजील थे ना। जैसे कि हमने देखा कि अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो थे ना, जो कि ब्राजील में हुआ, कब हुआ, 1922 को। जब थे ना ये जो अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1922 में हुआ, तो इस जो है समिट का जो मेन पर्पस था, इस समिट का थे ना जो मेन पर्पस था वो था कंट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्ट रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस को कैसे बचाया जा सके, रिसोर्सेस को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए इन्होंने अर्थ समिट लाया था, जो कि 1922 को हुआ, और पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग देशों से 200 अलग अलग देशों से रिप्रेजेंटेटिव इस अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में पार्टिसिपेट किए हुए थे। ठीक, और इसमें एक तो जो है कंजर्वेशन को बचाना, और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात किए गए थे। कब, तो इस जो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो कि ब्राजील में हुआ, कब हुआ, 1922 के दौरान। ठीक ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि लैंड रिसोर्सेस क्या होती हैं, इसकी क्या रोल है, ठीक ना, और लैंड रिसोर्सेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो जैसे कि लैंड रिसोर्सेस में हम इसका यूज देखेंगे, ठीक ना, तो इसमें यूज ये है लैंड रिसोर्सेस का, ठीक ना, कि इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, ठीक ना, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ठीक ना कम्युनिकेशन सिस्टम। दैट मीन्स लैंड रिसोर्सेस इन सारे चीजों में ठीक ना अपनी काफी प्ले रोल, अपनी भूमिका जो है काफी ज्यादा प्ले करती है। जैसे कि जो है ना ये जो लैंड रिसोर्सेस हैं ये सपोर्ट करता है ना किसको, नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि लैंड में ही ना नेचुरल वेजिटेशन उगते हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं ना वो सारे के सारे अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, यहाँ तक कि जो है ह्यूमन लाइफ भी ना अपने जीवन को जीने के लिए ना लैंड रिसोर्सेस का उपयोग करता है। उसके बाद से ह्यूमन रिसोर्सेस अपनी ना लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यूज करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी लैंड रिसोर्सेस पे ना करता है। उसके बाद से ना और इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी होती हैं, और लैंड के माध्यम से कम्युनिकेशन सिस्टम भी ना इसमें यूज होती है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से ना दूर बैठे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर पाते हैं और इजीली तरीके से बात कर पाते हैं। ठीक, लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि लैंड जो होती है ना ये सीमित परिणाम होती है, दैट मीन्स ये सीमित जो है ना एसेट होती है, प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि है ना जो एक्चुअल जो उपयोग होने वाले जो लैंड है ना ये हमारे लिए सीमित है, इसीलिए जो है इस लैंड को हम दुरुपयोग ना कर बेहतर तरीके से अपने उपयोग में लाएं, ताकि इस रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग हो पाए ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लैंड में हम देखेंगे कि प्लेन का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 43% है, प्लेन एरिया जिसमें बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, नेचुरल वेजिटेशन इन्हीं प्लेन एरियाज में होती है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ना कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है एक्टिविटीज है ना इस प्लेन एरियाज 43% पे होती है। ओके, दूसरा हम देखेंगे माउंटेन। इस माउंटेन का जो कंट्रीब्यूशन है ना इसका 30% है,
और ना प्लेट्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 27% है। तो इस तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड में सबसे ज्यादा जो प्ले रोल करता है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, ठीक ना, तो प्लेन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक ना हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। तो लैंड रिसोर्सेज के अगले और भी टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक ना, इसको जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक ना। तब तक ठीक ना इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।